नमस्कार दोस्तों, इतिहास कोश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों की। 2009 में एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित हिंदी फिल्म आई थी जिसका नाम था थ्री इडियट्स। इस फिल्म के एक सीन में चतुर शराब के नशे में इंजीनियरिंग कॉलेज के वाटर टैंक पर आता है, जहां रणछोड़ दास और उसके दोस्त पहले से ही मौजूद हैं। यहां चतुर रणछोड़ दास को एक चैलेंज देता है और कहता है कि 10 साल बाद आज ही के दिन यानी 5 सितंबर के दिन वे दोनों फिर वहीं मिलें और ये देखें कि जीवन में कौन कितना कामयाब रहा। यह चैलेंज देते हुए टूटी हुई शराब की बोतल के कांच के टुकड़े से चतुर टंकी की दीवार पर उस दिन की डेट यानी 5 सितंबर को इंस्क्राइब या उकेर देता है। 10 साल बाद वह फिर फरहान और राजू के साथ वहां पहुंचता है और उन्हें याद दिलाता है कि 10 साल पहले यह शर्त लगी थी। अपने रुमाल से उसी जगह को साफ करता है और 10 साल पहले उकेरी गई डेट साफ दिखाई देती है। चूंकि चतुर को छोड़कर सभी लोग इस घटना को भूल चुके थे, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि अगर चतुर ने डेट को दीवार पर उकेरा ना होता और शायद जबानी कहा होता या कागज पर लिखकर दे दिया होता, तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि वह इंफॉर्मेशन 10 साल बाद न किसी और को याद होती और ना ही उस समय तक प्रिजर्व्ड रहती। पर क्योंकि उसने इस इंफॉर्मेशन को दीवार पर उकेरा था यानी इंस्क्राइब किया था, इसलिए वह 10 साल बाद भी उसी तरह वहां मौजूद थी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर वह वाटर टैंक सही सलामत रहता और लोगों की वहां आवाजाही नहीं होती, तो 50 या 100 साल बाद भी उस डेट को वहां देखा जा सकता था। यह बात स्पष्ट है कि फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात को समझा कि अगर कोई ऐसी बात है जो सुनने में सामान्य या छोटी है पर फिल्म के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक सरप्राइज या सस्पेंस एलिमेंट लाती है और स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन उसका रेलेवेंस 10 साल बाद आता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी लॉन्जिविटी को एस्टैब्लिश करने और कहानी को रियलिस्टिक बनाने के लिए उसे पत्थर पर उकेर कर दिखाना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब किसी टेक्स्ट या किसी फिगर को पत्थर पर लिखने की बजाय उकेर दिया जाता है, तो वह लेखन उस पत्थर की सतह को परमानेंटली ऑल्टर कर देता है या बदल देता है। और अगर किसी भी कारण से उकेरी गई सतह नष्ट न हो, तो इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए रहता है। भारत के सबसे पुराने अभिलेख इसी तरह पत्थरों पर उकेरे गए थे और उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे अभिलेखों की है जो 2500 साल बाद आज भी हमारे सामने है। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े स्थानों में बहुत बड़ी संख्या में स्टीटाइट के पत्थर से बनी मोहरें और मोहरों की छापें मिली हैं, जिन पर कुछ आकृतियां उकेरी गई थीं। लेकिन दुर्भाग्यवश हड़प्पा सभ्यता की लिपि और भाषा के विषय में अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है, इसलिए इन आकृतियों को भी समझा नहीं जा सका है। ऐसी स्थिति में भारत के प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और इनमें से अधिकांश भारत के सबसे महान शासकों और इस देश के सबसे काबिल पुत्रों में से एक मौर्य सम्राट अशोक के हैं। भारतीय एपिग्राफिकल ट्रेडिशन यानी पुरालेख शास्त्र की परंपरा में अशोक के अभिलेख बाकी सभी अभिलेखों से कुछ अलग और यूनिक हैं। अशोक के अभिलेखों का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कंटेंट, उनका कॉन्टेक्स्ट जहां राजा सीधे प्रजा से बात कर रहा है और उनकी बड़ी संख्या के बावजूद कमाल की एकरूपता या स्टैंडर्डाइजेशन, ये सभी अशोक के अभिलेखों को एक अपनी अलग विशिष्ट पहचान देते हैं। अशोक के शिलालेखों को प्रारंभिक या अशोकन ब्राह्मी लिपि में इंस्क्राइब किया गया था। यह देखते हुए कि सिंधु लिपि को अभी तक नहीं समझा जा सका है, पढ़ी जा सकने वाली लिपि का इतिहास अशोकन ब्राह्मी से ही शुरू माना जाता है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मी लिपि 1000 सालों से अधिक के टाइम पीरियड में विकसित हुई और इस प्रोसेस में अक्षर के फॉर्म
और स्टाइल में एक ग्रेजुअल लेकिन लगातार परिवर्तन देखा गया। देवनागरी लिपि सहित अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और इस प्रोसेस में भी पिछले 1000 वर्षों में अक्षरों में कई बदलाव देखे गए हैं। एक ही ओरिजिन के होने के बाद भी अर्ली ब्राह्मी से आधुनिक लिपियों में परिवर्तन इतना गहरा था कि 18वीं सेंचुरी में कोई भी, यहां तक कि पंडित भी अर्ली ब्राह्मी के अक्षर पढ़ लिख या पहचान नहीं पाते थे। इसलिए अशोक के शिलालेख और उनकी सामग्री उसके अपने वंशजों के लिए अजनबी हो गई। आधुनिक समय में प्राचीन ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास प्राच्यवादियों यानी ओरिएंटलिस्ट्स द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ और सोसाइटी के जर्नल जिसका नाम एशियाटिक रिसर्चेस था के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। पुरावशेषों यानी एंटीक्विटीज की खोज शुरू हुई और तेज गति से आगे बढ़ी। प्राचीन भारतीय अभिलेखों को सही ढंग से पढ़ने और प्रकाशित करने का सबसे पहला प्रयास चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया था, जो शुरुआती इंडोलॉजिस्ट्स में से एक थे। इन्होंने ईयर 1788 में 9वीं शताब्दी के 2 पाल अभिलेखों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। इंस्क्रिप्शंस के टेक्स्ट की उनकी रीडिंग काफी हद तक एरर फ्री थी, लेकिन उन्होंने इन अभिलेखों को गलती से पहली शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित यानी डेट कर दिया, जो इस इंस्क्रिप्शन की एक्चुअल डेट से लगभग 1000 साल पहले की डेट थी। लगभग उसी समय उन्होंने शुरुआती मौखरी राजा अनंत वर्मा, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी में शासन किया था, के नागार्जुनी हिल केव इंस्क्रिप्शन का भी सफलतापूर्वक अनुवाद किया। इस फील्ड में एक और पायनियर पंडित राधाकांत शर्मन तर्कवागीश थे, जिन्होंने दिल्ली टोपरा अशोक के पिलर, जो अब दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थित है, पर अंकित चाहमान राजा विग्रहपाल के अभिलेख का अनुवाद करने का प्रयास किया। उनके पढ़ने में कई कमियों में से एक इंस्क्रिप्शन की डेटिंग भी थी। विल्किंस द्वारा शुरू किए गए कार्य को एक अन्य महान इंडोलॉजिस्ट हेनरी कोलब्रुक द्वारा जारी रखा गया था, जिन्होंने 1801 में एशियाटिक रिसर्चेस के 7वें खंड में विग्रहपाल के पहले मेंशन्ड अभिलेख का पुनः अनुवाद किया था। कोलब्रुक ने ही इस अभिलेख की तारीख, जो विक्रम संवत 1220 यानी 1164 एडी थी, की सही व्याख्या की थी। उन्होंने कई ताम्रपत्र अनुदान अभिलेख भी प्रकाशित किए और भारत के अतीत को समझने में पुरालेख के महत्व को रेखांकित किया, खासकर तब जब प्राचीन भारतीय साहित्यिक परंपरा ऐतिहासिकता, काल निर्धारण और विशेषता की समस्याओं से ग्रसित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन शुरुआती प्रयासों ने आगे की खोजों की विशाल संभावनाएं खोलीं, पर इस चरण में प्रकाशित और अनुवादित सभी अभिलेख लेट ब्राह्मी या सिद्ध मातृका, जो अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों की पूर्वज है, में अंकित किए गए थे। इसलिए आधुनिक लिपियों से पीछे जाते हुए उन्हें समझना और पढ़ना रिलेटिवली इजी था। अर्ली ब्राह्मी अभी भी एक पहेली बनी हुई थी, लेकिन विल्किंस, राधाकांत, विलियम जोन्स और कोलब्रुक जैसे स्कॉलर्स ने शायद आधुनिक भारत के सबसे महान पैलियोग्राफर्स में से एक जेम्स प्रिंसेप के लिए मंच तैयार किया था। जेम्स प्रिंसेप का जन्म 1799 में एक संपन्न अंग्रेजी परिवार में हुआ था। उनके पिता जॉन प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रोप्राइटर और संसद सदस्य थे और उन्होंने भारत में भी अपनी सेवाएं दी थी। लंदन के रॉयल मिंट से असेयर यानी पारखी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद जेम्स प्रिंसेप 1819 में कलकत्ता टकसाल में महान संस्कृत विद्वान एच विल्सन, जो वहां एसए मास्टर के पद पर थे, के सहायक के रूप में काम करने के लिए कलकत्ता आए। 1832 में विल्सन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में शामिल होने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने प्रिंसेप, जो उनके बाद कलकत्ता टकसाल के एसए मास्टर के रूप में नियुक्त हुए, को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव पद के लिए नामित किया।
विल्सन भारत छोड़ने तक इस पद पर रहे। मुद्रा शास्त्र या सिक्कों की स्टडी में प्रोफेशनली ट्रेंड होने के बावजूद प्रिंसेप का एशियाटिक सोसाइटी के साथ जुड़ाव ही उन्हें प्राचीन भारतीय अभिलेखों के अध्ययन के करीब ले आया, जो रिसर्च का एक ऐसा एरिया था जिसमें 1830 के दशक तक सोसाइटी ने काफी प्रगति की थी। प्रिंसेप द्वारा अशोकन ब्राह्मी लिपि को समझने की प्रक्रिया 1834 से 1837 तक जारी रही। इलाहाबाद स्तंभ पर रानी के अभिलेख यानी क्वींस इडिक्ट के अपने गहन अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण दावा किया कि इन अक्षरों से लिखी गई भाषा संस्कृत नहीं थी। बाद में उन्होंने दिल्ली टोपरा स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेखों की अपनी कंबाइंड स्टडी के माध्यम से यह तर्क दिया कि सभी 3 अभिलेख समान थे। उन्होंने 15 अक्षरों की एक सीरीज जो बार बार रिपीट हो रही थी की भी पहचान की, जिसे उन्होंने किसी प्रार्थना के सूत्र के रूप में देखा, लेकिन बाद में अक्षरों की बेहतर पहचान के साथ इस सीरीज का अनुवाद प्रसिद्ध फेज देवनम्पिये पियदस्सी लाज हेवम आह के रूप में सामने आया, जिसका अर्थ है देवताओं के प्रिय, राजा प्रियदर्शी ये कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अशोकन ब्राह्मी को समझने में प्रिंसेप को अंतिम सफलता अशोक के किसी अभिलेख से नहीं, बल्कि सांची से दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग 2 दर्जन संक्षिप्त दान अभिलेखों यानी ब्रीफ डोनेटिव इंस्क्रिप्शन से मिली। इन अभिलेखों को एडवर्ड स्मिथ ने कॉपी किया था। प्रिंसेप ने अपने शोध पत्र, जिसका शीर्षक था नोट ऑन द फैक्सिमिलीज ऑफ inscriptions from Sanchi near Bhilsa taken for the society by Captain Edward Smith engineers, जो उन्होंने 1837 में जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित किया, में यह घोषणा की कि उन्होंने प्रारंभिक या अशोकन ब्राह्मी के अधिकांश अक्षरों की पहचान कर ली है, और इसी शोध पत्र में उन्होंने सभी प्रारंभिक ब्राह्मी अक्षरों का एक चार्ट उन सबके मॉडर्न इक्विवेलेंट्स के साथ दिया। हालांकि कई अक्षरों की उनकी पहचान अभी भी सही नहीं थी, पर उनका यह निष्कर्ष भी सही था कि यह ब्राह्मी लिपि सबसे शुरुआती थी और अन्य सभी भारतीय लिपियों की पेरेंट थी। लगभग इसी अवधि में प्रिंसेप ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग की एक अन्य लोकप्रिय प्राचीन लिपि खारोष्ठी को भी समझ पाने में सफल रहे। खारोष्ठी एक यूनिक लिपि है क्योंकि ब्राह्मी के विपरीत यह आधुनिक उर्दू की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। प्रिंसेप को कभी भी अपने इलस्ट्रियस प्रेडेसेसर H.H. विल्सन की तरह एक महान भाषाविद नहीं माना गया, लेकिन वे एक्सेप्शनली मेथोडिकल, इंट्यूटिव और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की ललक से भरे हुए थे। इन गुणों के कारण ही वे इस अविश्वसनीय उपलब्धि को हासिल करने में सफल हुए, जिसने उन्हें अमर बना दिया। 1838 में वे एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए जिसका ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाया, और 22 अप्रैल 1840 को इंग्लैंड में 40 वर्ष की अपेक्षाकृत कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। पिछले 200 से अधिक वर्षों में बड़ी संख्या में अशोक के अभिलेखों की खोज की गई है। सबसे पहले लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़ में स्तंभ शिलालेख प्रकाश में आए थे, जो बिहार के बेतिया में तैनात एक इटालियन मिशनरी पाद्रे मार्को डेला तोम्बा द्वारा 1758 से 1769 के बीच रिपोर्ट किए गए थे। कहा जाता है कि उसने स्तंभों का दौरा किया था और कुछ शिलालेखों की नकल भी की थी। सबसे बाद का अशोक का अभिलेख 2009 में खोजा गया था। यह बिहार के भभुआ जिले के रतनपुरवा गांव के पास एक उजाड़ पहाड़ी इलाके में स्थित एक अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड माइनर रॉक इडिक्ट है। इसे बसहा माइनर रॉक इडिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी नाम का एक गांव पास ही है। अशोक के कई अभिलेख 19वीं सेंचुरी के शुरू में देश भर की अलग अलग एशियाटिक सोसाइटीज की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे,
बाद में 1877 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस समय तक मिली अशोकन इंस्क्रिप्शंस के पूरे संग्रह को अपनी एडिटिंग और ट्रांसलेशंस के साथ कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकैरम की सीरीज के पहले वॉल्यूम के रूप में प्रकाशित किया, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू किया गया था। इस पब्लिकेशन का बेसिक पर्पस यह था कि भारत के इतिहास और पुरावशेषों में रुचि रखने वालों के उपयोग के लिए तब तक प्रकाशित शिलालेखों को एक प्रकाशन के तहत एक साथ लाया जाए। कनिंघम ने अपने संकलन में मेजर और माइनर रॉक और पिलर इंस्क्रिप्शंस के बीच कोई अंतर नहीं किया। इस समय धौली, जौगढ़, गिरनार, शाहबाजगढ़ी और कालसी से मेजर रॉक एडिक्ट्स के केवल 5 वर्जन्स नोन थे और सहसराम, रूपनाथ और बैराट में माइनर रॉक एडिक्ट्स के केवल 3 वर्जन्स की खोज की गई थी। इसलिए कनिंघम ने उन्हें एक साथ जोड़ दिया और माइनर रॉक एडिक्ट्स को ओनली स्लाइटली वेरिएंट टेक्स्ट्स ऑफ अ सिंगल एडिक्ट कहा। अधिकांश इंस्क्राइब्ड पिलर्स 19th सेंचुरी में पहले से ही ज्ञात थे और उनके इंस्क्रिप्शंस रामपुरवा, सारनाथ और निगलीवा को छोड़कर बाकी सभी कनिंघम द्वारा प्रकाशित किए गए थे। 1925 में ई हल्श ने उस समय तक खोजे गए नए शिलालेखों को शामिल करके एडिक्ट्स की बेहतर एडिटिंग और ट्रांसलेशंस के साथ इस वॉल्यूम को अपडेट किया। उन्होंने उन शिलालेखों को कैटेगराइज भी किया जो कमोबेश आज भी माना जाता है। बाद में डीसी सरकार ने 1979 में अशोकन स्टडीज शीर्षक से अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने 1925 के बाद से खोजे गए अशोक के सभी शिलालेखों की एडिटिंग और ट्रांसलेशन किया। तब से अब तक अशोक के बहुत कम ही अभिलेखों की डिस्कवरी हुई है। एक जर्मन लिंग्विस्ट और स्कॉलर हैरी फैल्क ने अशोक के शिलालेखों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जब 2006 में उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची के साथ अशोक के शिलालेखों और उनके स्थानों की एक सोर्स बुक प्रकाशित की। अशोक के शिलालेखों का एक अन्य प्रमुख पहलू अफगानिस्तान के कंदहार क्षेत्र और पाकिस्तान के लंघम क्षेत्र से मिले उनके ग्रीक और अरामाइक शिलालेख हैं। शाहबाजगढ़ी शिलालेख के अपवाद के साथ उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में सभी अशोक के शिलालेख 1925 के बाद खोजे गए हैं। येरागुड़ी और फ्रैगमेंटेड सन्नती संस्करणों को छोड़ सभी मेजर रॉक एडिक्ट्स और सभी पिलर एडिक्ट्स 19th सेंचुरी में खोजे गए थे। 20th सेंचुरी में अधिकांश माइनर रॉक एडिक्ट्स और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों से ग्रीक और अरामाइक शिलालेखों की खोज हुई है। माइनर रॉक एडिक्ट्स का पता लगाना और उनकी पहचान करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वे लगभग सभी इंस्टेंसेस में बस्तियों से दूर उजाड़ पहाड़ी क्षेत्रों में पाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि एक एडिक्ट यानी राज्यादेश और एक इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख के अंतर को हम कैसे समझ सकते हैं। एक आदेश या एडिक्ट एक कानून या किसी कानून की घोषणा होता है, लेकिन एक राज्यादेश यानी रॉयल एडिक्ट शाही प्राधिकरण यानी रॉयल अथॉरिटी या राजा द्वारा प्रोमलगेटेड या घोषित कानून होता है। एक अभिलेख या इंस्क्रिप्शन किसी भी ठोस सतह पर एक पाठ यानी टेक्स्ट या एक आकृति यानी फिगर या रिटन कम्युनिकेशन के किसी भी प्रकार के उकेरने अर्थात एनग्रेविंग या उत्कीर्णन, जिसे अंग्रेजी में इंस्क्राइबिंग कहा जाता है, का परिणाम होता है। लेकिन एक शिलालेख अर्थात स्टोन इंस्क्रिप्शन एक पत्थर की सतह पर एनग्रेविंग से संबंधित होता है। कानून की घोषणा किसी भी माध्यम से की जा सकती है, मौखिक या वर्बल, लिखित या रिटन, मुद्रित या प्रिंटेड और उकेरा हुआ या इंस्क्राइब्ड। प्राइमरी मोटिव घोषणा या प्रोमलगेशन को इंटेंडेड ऑडियंस तक प्रसारित करना है, यानी यहां वे लोग जिन पर यह कानून प्रभाव डालता है। दूसरी ओर एक अभिलेख या एक शिलालेख में किसी भी प्रकार का टेक्स्ट या एनग्रेविंग्स हो सकती हैं। इसलिए जबकि शिलालेख केवल कम्युनिकेशन के तरीके या माध्यम से संबंधित है,
आदेश या राज्यादेश टेक्स्ट के कंटेंट को दर्शाता है। इसलिए जब मैं अशोक के 14 प्रमुख राज्यादेशों यानी इडिक्ट्स की बात करता हूं तो मैं वास्तव में एक शिलालेख या स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं जिसमें अशोक के 14 राज्यादेशों या इडिक्ट्स को इंस्क्राइब किया गया है। और हमारे पास अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में 9 या पॉसिबली 10 स्थानों पर इस शिलालेख के रूप या वेरिएंट्स पाए गए हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषाएं और लिपियां। अशोक के अभिलेख हमें 3 अलग अलग भाषाओं और 4 लिपियों में प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी शिलालेख में यूज्ड भाषा हमेशा उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुरूप दिखाई देती है। इन अभिलेखों में यूज्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस ये हैं। पहली, प्राकृत भाषा, जो रीजनल सेटिंग्स के अनुसार बदलती रहती है और इसके साथ ब्राह्मी लिपि। दूसरी, उत्तर पश्चिमी प्राकृत और इसके साथ खरोष्ठी लिपि। तीसरी, ग्रीक भाषा और लिपि। और चौथी, अरामाइक भाषा और लिपि। अशोक के अभिलेखों का कालक्रम या क्रोनोलॉजी। सिंघली बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक के सिंहासन पर बैठने और उसके अभिषेक के बीच 4 साल का अंतर था। वही ग्रंथ यह भी कहता है कि अशोक का अभिषेक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 साल बाद हुआ था। कई विद्वान गैप थ्योरी को सही नहीं मानते हैं, लेकिन आम सहमति यह है कि अशोक ने 273 बीसी के आसपास सिंहासन ग्रहण किया होगा और 269 बीसी में उसका अभिषेक किया गया होगा। अशोक के कुछ अभिलेखों में उसके शासकीय वर्षों अर्थात रेगनल ईयर्स या अभिषिक्त वर्षों या एनॉइंटेड ईयर्स का उल्लेख है और इन वर्षों को अशोक के अभिषेक की प्रोबेबल डेट के साथ जोड़कर हमें अशोक के अभिलेखों की एक टेंटेटिव क्रोनोलॉजी या संभावित कालक्रम के संकेत मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के 8th ईयर यानी 261 बीसी में कलिंग में युद्ध किया। वे 9th ईयर यानी 260 बीसी की शुरुआत में बौद्ध धर्म के एक सामान्य शिष्य बन गए। 10th ईयर या 259 बीसी में धम्म के सिद्धांत की घोषणा की, संबोधि का दौरा किया और उसी वर्ष धम्म यात्रा यानी धर्म यात्राओं की शुरुआत की। 11th या 12th ईयर यानी 258 या 257 बीसी में माइनर रॉक एडिक्ट्स को इंस्क्राइब करवाने की शुरुआत की। 12th ईयर यानी 257 बीसी में पहली और दूसरी केव इंस्क्रिप्शंस और पहली से लेकर चौथी मेजर रॉक एडिक्ट्स को इंस्क्राइब करवाया। शासनकाल के 13th ईयर यानी 256 बीसी में मेजर रॉक एडिक्ट्स 5 से लेकर 14 और सेपरेट रॉक एडिक्ट्स पहले और दूसरे को एनग्रेव करवाया। रेनिंग ईयर 19th यानी 250 बीसी में बराबर केव इंस्क्रिप्शन नंबर 3 को इंस्क्राइब करवाया। 20th ईयर या 249 बीसी में लुम्बिनी और निगली सागर पिलर इंस्क्रिप्शंस को एनग्रेव करवाया। 22nd और 24th रेगनल ईयर्स यानी 247 और 245 बीसी के बीच प्रयागराज के संघ संबंधी राज्यादेश, जिसे अंग्रेजी में स्किज्म एडिक्ट कहा जाता है, बैराट भाबरू और प्रयागराज के क्वींस एडिक्ट को एनग्रेव करवाया। शासन के 26th ईयर यानी 243 बीसी में पहले से लेकर छठे पिलर एडिक्ट या स्तंभ राज्यादेशों को उत्कीर्ण करवाया। 27th ईयर या 242 बीसी में स्तंभ राज्यादेश 7 को उत्कीर्ण करवाया। तो दोस्तों, इस सेशन को हम यहीं विराम दे रहे हैं। इसे हम अशोक के अभिलेखों के पहले भाग के तौर पे देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हमने अशोक के अभिलेखों का एक इंट्रोडक्शन, उनकी डिस्कवरी, उनके प्रकाशन, उनकी भाषाओं और लिपियों तथा उनके कालक्रम के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है।
अगले सेशन में हम अशोक के अभिलेखों को उनके अलग अलग प्रकारों में कुछ और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।